The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। भारी कौतूहल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिले। पिछले एक हफ्ते से लगभग हर तरह के कयास लगा लिए गए थे, कौन क्या बोलेगा, किसका क्या एजेंडा होगा और नतीजा क्या निकलेगा। आज का दिन पुख्ता जानकारी के साथ इन सभी कयासों पर विराम लगाने का है, तो बड़ी खबर में आज इस पर बात करेंगे। ताजिकिस्तान में भारत ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करके क्या कहा, ये भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि रिलायंस की सालाना बैठक में कौन सा बड़ा ऐलान हुआ। लेकिन सबसे पहले शो में दिन का वीडियो। ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है। चुनाव के बाद से लगातार भाजपा कार्यकर्ता तृणमूल में शामिल हो रहे हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम से ये वीडियो निकला। यहाँ 150 बीजेपी कार्यकर्ताओं को तृणमूल में लिया गया, लेकिन उससे पहले उन पर सैनिटाइजर छिड़का गया। जब महामारी अपने चरम पर थी, तब भी इस तरह लोगों पर सैनिटाइजर छिड़कने की सलाह नहीं दी गई थी। और पश्चिम बंगाल पर नजर रखने वाले लोग आपको बता भी देंगे कि इस सैनिटाइजेशन का कोरोना से कोई संबंध नहीं है। ये दरअसल उनकी नज़र में एक किस्म की शुद्धि है, जैसे कोई पाप करके आया हो और पुण्य के मार्ग पर लौट रहा हो। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक ध्रुवीकरण नया नहीं है। यहाँ बहुत पहले से अतिवाद की राजनीति होती आई है और यही सूबे में राजनीतिक हिंसा के मूल में है। ऐसे वीडियो बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के राजनीतिक चरित्र में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आया है और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अभी भी किसी बाहुबली की तरह, किसी ताकतवर की तरह, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह या ऐसी संस्था की तरह जिसकी मर्जी से नहीं चले तो चल नहीं पाएंगे, बर्ताव कर रहा है। इसी तरह की खबरें पहले लेफ्ट पार्टियों के बारे में आती थी। आज उनका हश्र क्या है बंगाल में सभी जानते हैं। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला लॉजिक लोकतंत्र में काम नहीं करता और ताकत का ये दिखावा इतना अश्लील है कि जीवित लोगों पर सैनिटाइजर छिड़का जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी दूसरी पार्टी का झंडा उठाए थे। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस की मुखिया भी हैं। क्या वो इस व्यवहार को सही मानती हैं? क्योंकि मंच पर तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, और अगर वो इस व्यवहार को सही नहीं मानती हैं तो लगातार इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं? जीत के बाद शक्ति का ये अश्लील प्रदर्शन कब तक चलेगा? अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 54,069। ठीक हुए मरीजों की संख्या 68,885 और मौत का आंकड़ा 1,321। इन सबको मिला दें तो देश में अब तक 3,82,778 मामले सामने आ चुके हैं। ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,90,63,740 और मौत का आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा, 3,91,981। टीकाकरण की रफ्तार अब कुछ दुरुस्त हुई है, लेकिन एक दूसरी समस्या सामने आने लगी है और ये समस्या राजनीतिक है। 21 जून के बाद से टीकाकरण नई रफ्तार के साथ शुरू हुआ, पर पूरे देश में नहीं। ज्यादातर रिकॉर्ड भाजपा या एनडीए शासित राज्यों में बने, मिसाल के लिए मध्य प्रदेश। इस बीच दिल्ली जैसे राज्यों ने टीके के गिरते स्टॉक की शिकायत की और इसके बाद सवाल पूछा गया कि क्या गैर भाजपा या एनडीए शासित राज्यों को टीकों की सप्लाई धीमी है। इस आरोप को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपना पक्ष रखा। मंत्रालय ने कहा कि वैक्सीन आवंटन में पक्षपात की खबरें निराधार हैं। टीकों का आवंटन किसी राज्य की जनसंख्या, कोरोना से प्रभावितों की संख्या और टीका लगाने की राज्य की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर खुराकें बर्बाद हो रही हैं, तब भी टीकों का आवंटन प्रभावित हो सकता है। एक अपडेट और है। भारत बायोटेक के बनाए कोवैक्सीन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है। इसमें मांग की कि सरकार WHO से जल्द कोवैक्सीन को, यानी भारत बायोटेक की वैक्सीन को मान्यता दिलवाए, ताकि इसे लगाकर विदेश जाने वाले छात्रों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े।
दूसरी सुर्खी आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बनाई। ये भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है और इसीलिए इसकी एनुअल जनरल मीटिंग पर बाजार की नजर रहती है। एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी अपने शेयर धारकों को साल भर के कामकाज का हिसाब देती है। आज हुई मीटिंग वर्चुअल थी क्योंकि महामारी के चलते प्रतिबंध लागू हैं। आज कंपनी ने पहला बड़ा ऐलान किया, जियो फोन नेक्स्ट। ये 10 सितंबर से बाजार में उपलब्ध होगा। ये भारतीय बाजार के लिए एक सस्ता स्मार्टफोन है जिसे कंपनी ने गूगल के साथ मिलकर बनाया है। मुकेश अंबानी ने कहा, जियो भारत को 2G मुक्त और 5G युक्त बनाना चाहता है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूसरे उद्योगों को लेकर भी रोड मैप पेश किया गया। इस पर विद्वानों की राय भी सुन लीजिए कि रिलायंस भारत का गूगल के साथ मिलकर एक सस्ता फोन लॉन्च करने वाली है, जिसका दावा है कि वो दुनिया में सबसे सस्ता फोन होगा। ये सितंबर में बाजार में आएगा। गूगल के साथ मिलकर क्यों? इसलिए क्योंकि जियो ने एक बहुत बड़ा तकनीक और सप्लायर्स का कांग्लोमरेट भारत में तैयार किया है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी उसकी पार्टनर है, जिसमें क्वालकॉम भी उसकी पार्टनर है, जिसमें फेसबुक भी उसकी पार्टनर है, जिसमें गूगल भी उसकी पार्टनर है। गूगल के साथ क्यों? क्योंकि गूगल दुनिया में सबसे बड़े मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की मालिक है, जिसको हम एंड्रॉयड कहते हैं, और वो एंड्रॉयड होने के कारण रिलायंस को अपनी तकनीक को उसके साथ जोड़कर चलाने में सुविधा होगी। अब यहां से होगा क्या 2 बड़े बदलाव होंगे और क्या चीजें इसमें पंक्तियों के मध्य हैं या बिटवीन द लाइंस हैं। भारत में 5G सर्विस लॉन्च होने वाली है। रिलायंस ने आज हमें यह भी बताया कि 5G के लिए वो गूगल के क्लाउड सर्वर का इस्तेमाल करेगा, यानी गूगल के क्लाउड पर जाकर वो 5G सर्विस लॉन्च की जाएगी। 5G सर्विस लॉन्च होने के लिए जो सबसे बड़ी बुनियादी बहस भारत में थी, जो चर्चा थी, वो ये थी कि हैंडसेट की प्राइस क्या होगी, क्योंकि 5G के हैंडसेट महंगे होते हैं और 5G एक हाई प्रीमियम सर्विस है, डेटा की स्पीड काफी ज्यादा होती है, तो उसे ऐसे हैंडसेट्स की जरूरत होती है। रिलायंस ने इस बाजार में एक सस्ता हैंडसेट लाकर एक नए किस्म की प्रतिस्पर्धा की शुरुआत कर दी है। और यही बड़ी कंपनी होने का लाभ होता है कि जब आप बाजार में दिग्गज कंपनी होते हैं, बाजार में आपके पास बड़ा हिस्सा होता है, आपके पास दुनिया के सारे बड़े सप्लायर होते हैं, तो आप इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। भारतीय बाजार में अभी जो हैंडसेट बनाने वाली कंपनियां हैं वो ज्यादातर चीन की हैं। अब जो अपर एंड का या जो प्रीमियम मार्केट है उसमें एप्पल और सैमसंग के फोन हैं। इसके साथ क्या भारत में 5G हैंडसेट सस्ता होगा? क्योंकि अगर 5G हैंडसेट सस्ता हुआ तभी 5G सेवा ज्यादातर लोगों को मिल पाएगी, नहीं तो उसकी अफोर्डेबिलिटी के इश्यू होंगे। तो हम हैंडसेट बाजार में एक नई प्रतिस्पर्धा जल्दी ही शुरू होती देखेंगे, जैसे ही रिलायंस का और गूगल का ये फोन आएगा। पर इसमें एक चीज जो सवालों में है, जो किंतु और परंतु में है, कि गूगल एंड्रॉयड की मालिक होने के बाद भी हैंडसेट बाजार में कोई बहुत बड़ा असर नहीं छोड़ पाई। गूगल ने हैंडसेट लाने की इससे पहले भी कोशिश की, पर उसे बाजार में बड़ा हिस्सा नहीं मिला। तो एक और कोशिश गूगल की रिलायंस के साथ कैसी रहेगी, ये हमें देखना होगा। सस्ते हैंडसेट को लेकर भारत के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। इससे पहले भी सस्ते हैंडसेट भारत में आते रहे हैं। रिलायंस के हैंडसेट की क्वालिटी, गुणवत्ता, फीचर्स कैसे होंगे, ये हमें देखना होगा। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि के एक मामले के संबंध में सूरत की एक अदालत में पेश हुए। सूरत पश्चिम सीट से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने अप्रैल 2019 की एक चुनावी रैली में यह कहकर पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की। क्या बयान था ये कि सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है। ये बयान राहुल ने कर्नाटक के कोलार में दिया था। पूर्णेश द्वारा किए मुकदमे के संबंध में राहुल एक बार न्यायालय में पेश हो चुके हैं और तब उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। आज राहुल को अंतिम बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया। उन्होंने अदालत से कहा कि मैं किसी समुदाय पर निशाना नहीं साध रहा था, ये चुनाव के दौरान किया गया एक व्यंग्य था। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। चौथी सुर्खी सरकार बनाम ट्विटर मामले से जुड़ी है। सरकार की टीम में है यूपी पुलिस, जिसने गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई वाले वीडियो के संबंध में पूछताछ के लिए ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मुनीश माहेश्वरी को बुलाया था। पिछले संबंध पर माहेश्वरी ने कहा था कि वो एजेंसी से सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज कराएंगे। लेकिन यूपी पुलिस का कहना था कि माहेश्वरी को गाजियाबाद के लोनी पुलिस थाने आकर पूछताछ में हिस्सा लेना होगा। पुलिस ने उनके लिए 11 सवाल तैयार रखे थे, जिनमें से एक ये भी था कि ट्विटर ने वीडियो क्यों नहीं हटाया। इस मामले में एक बड़ा अपडेट आया आज दोपहर, जब माहेश्वरी ने यूपी पुलिस के नोटिस को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी। कानूनी मामलों पर काम करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक माहेश्वरी के वकील ने विनोद दुआ मामले का हवाला देते हुए कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज करने को सुप्रीम कोर्ट सही ठहरा चुका है। इन दलीलों के बाद हाईकोर्ट ने माहेश्वरी को अंतरिम राहत देते हुए यूपी पुलिस को आदेश दिया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई
ना करे। पांचवी सुर्खी बनाई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में शामिल देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में। इसमें भारत के NSA अजीत डोभाल, पाकिस्तान के NSA मोईद यूसुफ शामिल हुए। SCO या शंघाई पैक्ट का विचार 2001 में आया था और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। तब इसमें रूस और चीन के साथ वो देश शामिल हुए जिनकी गिनती सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में होती है। कौन कौन से देश थे ये? काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। आप दुनिया के नक्शे पर अफगानिस्तान के ऊपर इन सारे देशों को देख सकते हैं। 2017 से भारत और पाकिस्तान भी SCO का हिस्सा हैं। SCO का काम है सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा मामलों में सहयोग स्थापित करना। डोभाल सितंबर 2020 में भी SCO की एक वर्चुअल बैठक में शामिल हुए थे। तब पाकिस्तान के एक प्रतिनिधि ने एक ऐसा नक्शा दिखाया था जिसमें कश्मीर के इलाके में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से छेड़छाड़ की गई थी और इसके विरोध में डोभाल ने बैठक छोड़ दी थी। अब आते हैं 23 जून की बैठक पर, जो हुई ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में। इससे जुड़ी जानकारियां आज सामने आई। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक NSA अजीत डोभाल ने बैठक के दौरान लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ एक एक्शन प्लान बनाने का प्रस्ताव दिया। डोभाल ने कहा कि ये एक्शन प्लान SCO के तहत काम करे। उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों की फंडिंग रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाते हुए FATF और SCO के बीच एक समझौते का प्रस्ताव भी दिया। FATF, लश्कर और जैश के जिक्र से साफ हो गया कि डोभाल का इशारा किस तरफ है। डोभाल ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में बीते 2 दशकों के हासिल को बर्बाद होने से रोकना जरूरी है और इसे लेकर SCO को अपनी भूमिका में विस्तार करना चाहिए। आप दर्शक ये भी जान लें चलते चलते ये FATF क्या है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका गठन आतंकवादी गतिविधियों की फंडिंग को रोकने के लिए हुआ। FATF अगर पाए कि कोई देश अपने यहाँ टेरर फंडिंग को नहीं रोक पा रहा तो उसे IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कर्ज नहीं देती। पाकिस्तान FATF के निशाने पर पहले से है। इस संस्था की बैठक इन दिनों चल रही है और 25 जून को इसके नतीजे आएंगे। इस दिन ये भी तय होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए या ब्लैक लिस्ट में। छठी सुर्खी का संबंध एक बम धमाके से है। इस साल 29 जनवरी के रोज इजराइल के दूतावास के बाहर एक कम तीव्रता वाला धमाका हुआ था। इसमें किसी को चोट नहीं आई थी, लेकिन हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में हुई इस घटना ने एजेंसियों के कान खड़े कर दिए थे। NIA ने तुरंत जांच शुरू कर दी। 15 जून को 2 आरोपियों को CCTV फुटेज भी जारी हुई। एजेंसी ने 2 संदिग्धों पर 10 लाख का इनाम भी रखा। अब खबर आई है कि दिल्ली पुलिस ने कारगिल से 4 छात्रों को हिरासत में लिया है। फिलहाल ये तय नहीं है कि एजेंसियां घटना में इनकी कैसी भूमिका देख रही हैं, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि NIA इन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी। आखिरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। अदालत ने आज देश के सभी शिक्षा बोर्ड्स को आदेश दिया कि 10 दिन के भीतर 12वीं के नतीजों के लिए एक स्कीम लाएं और इसके तहत 31 जुलाई तक परिणाम घोषित करें। CBSE और CISCE भी इसी समय सीमा के मुताबिक अपने परिणामों का ऐलान करने वाले हैं। ये थी सुर्खियाँ जो छोटी मोटी खबर की तरह होती हैं। दरअसल सुर्खियों में भी हमारी टीम की कोशिश रहती है कि देश की जो दिन भर की बड़ी खबरें हैं उनको समेट लें और फिर एक खबर तो स्पॉटलाइट में होती है। अब चलते हैं उसी बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर की शुरुआत इस तस्वीर से। एक फ्रेम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के नेता। काल के चक्र को घूमकर इस तस्वीर तक पहुंचने में 2 साल लग गए। 5 अगस्त 2019 के फैसले से उपजी तल्खी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के बीच ये बैठक कितनी अहम है। सारे हिस्सेदारों के अलग अलग स्टैंड हैं और उनके बीच ये मीटिंग हो रही थी। एक तरफ गुपकार अलायंस की पार्टियां हैं जो 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति जम्मू कश्मीर में चाहती हैं। फिर कांग्रेस है जिसकी सबसे बड़ी मांग पूर्ण राज्य का दर्जा है और केंद्र सरकार अपना स्टैंड पहले ही साफ कर चुकी थी कि पीछे जाने को कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए टीवी चैनलों पर दिन की शुरुआत इस सवाल से हुई कि अब कश्मीर में क्या होगा। दिन भर मीडिया के कैमरे जम्मू कश्मीर नंबर की गाड़ियों का पीछा करते रहे, ये भांपने के लिए कि मीटिंग में क्या होने वाला है। लेकिन मीटिंग से पहले जम्मू कश्मीर के नेताओं ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री से मीटिंग के पहले पार्टियों की भी इंटरनल मीटिंग चली। प्रधानमंत्री से मिलने से पहले जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेताओं ने पार्टी हेडक्वार्टर जाकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से चर्चा की। कांग्रेस के नेताओं की चर्चा गुलाम नबी आजाद के निवास पर चली। इसी तरह सूत्रों के हवाले से खबर आई कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और NSA अजीत डोभाल के साथ चर्चा की। दिल्ली में बैठक की तैयारी चल रही थी और जम्मू में बैठक के खिलाफ प्रदर्शन भी चल रहा था।
डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता महबूबा मुफ्ती को बैठक में शामिल करने का विरोध कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर पर भारत को पाकिस्तान से बात करने की सलाह दी थी और इस पर डोगरा फ्रंट की नाराजगी थी। डोगरा फ्रंट के अलावा एकजुट जम्मू नाम के संगठन ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इनकी नाराजगी ये थी कि बैठक में गुपकार अलायंस की पार्टियों को बुलाकर सिर्फ कश्मीर को ही तरजीह दी जा रही है, जम्मू की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। इनका कहना है कि जम्मू के संगठनों को भी बैठक में बुलाना चाहिए था। ऑल इंडिया कश्मीरी पंडित समाज ने भी विरोध प्रदर्शन किया और वही नाराजगी कि हमें क्यों नहीं पूछा मीटिंग के लिए। सुनिए। बहुत शर्म की बात है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज आज की दिल्ली की बैठक में शामिल हुए हैं, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हमें अपनी जमीन, अपनी मदरलैंड को खोना पड़ा। वो किस मुंह से वहां पे कश्मीरी पंडित के 5 लाख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। आज हम चाहते थे कि कश्मीरी पंडित को भी रिप्रेजेंटेशन वहां पे मिले ताकि हम भी अपनी त्रासदी की बात करें। 35 साल से हम सड़कों पे हैं और हम मेन कोर स्टेक होल्डर्स है रियासत कश्मीर के, और आज अब हमारी इस बैठक में नहीं बुला रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि इस रियासत में नेशनलिस्ट फोर्सेस के लिए कोई जगह नहीं बची है। वैसे बैठक के दावतनामे को देखकर लगता है कि सरकार चुनावी राजनीति में शामिल संगठनों से बात करना चाहती थी, न कि सांस्कृतिक या समाज सेवी संगठनों से। खैर, जिनको बुलाया गया था वो दोपहर में प्रधानमंत्री के 7 लोक कल्याण मार्ग के आवास पर पहुंचे। 3 बजे से बैठक शुरू हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और थे जम्मू कश्मीर के 14 राजनेता। ये 14 नेता कौन कौन थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सज्जाद गनी लोन और मुजफ्फर हुसैन बेग, कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम अहमद मीर और ताराचंद, अपनी पार्टी से अल्ताफ बुखारी, बीजेपी से रविंद्र रैना और निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता, सीपीआईएम से यूसुफ तारिगामी, नेशनल पैंथर्स पार्टी से प्रोफेसर भीम सिंह। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से बीजेपी सांसद और मोदी सरकार में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी बैठक में मौजूद थे। 3 बजे शुरू हुई बैठक शाम 6:30 बजे तक चलती रही और इसीलिए लल्लन टॉप शो थोड़ा सा लेट भी हो गया। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि वो ये बैठक बहुत पहले बुला लेना चाहते थे। दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दूर होना जरूरी है। बड़े अवल लाइनर है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते बात टलती रही। बैठक में चर्चा के 2 बिंदुओं को लेकर बहुत कौतूहल था। चुनावी राजनीति के रास्ते लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली और पूर्ण राज्य का दर्जा। बैठक से बाहर आकर इन दोनों बातों को लेकर तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर बेग ने कहा कि बैठक बहुत अच्छे माहौल में हुई। Delimitation. That process is on. After that, they will take a call. तो delimitation वो एक्सरसाइज चल रहा है, उसके बाद ही कॉल लेंगे। उसके बाद they will take a call on when to hold the election. इलेक्शंस के बारे में वैसे कुछ डेडलाइन, कुछ टाइमलाइन बताया सर उनकी? नहीं, टाइमलाइन तो नहीं होती ना, वो तो delimitation commission है. That's an independent commission. So government cannot dictate to say that it will be done in 3 weeks or 3 months or 2 months. प्रधानमंत्री का क्या कहना था? कुछ आश्वासन उनसे मिला सर? प्रधानमंत्री का बड़ा reassuring था that he understood the problems faced by the people of Jammu and Kashmir and that he will do whatever is necessary to ensure that it becomes a zone of peace rather than a zone of conflict. पाकिस्तान से बात करने की कोई बात हुई सर इस मीटिंग में? पाकिस्तान से भी डायलॉग में इंक्लूड करने की कोई बात हुई? वो तो किसी ने नहीं उठाया। वो तो इम्प्लाइड है। Did say that we have a problem in Pakistan, but he did not. 370 और 35A को लेकर क्या बात हुई? इन मुद्दों पर 35A के बारे में मैंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करती 35 की प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, आर्टिकल 371 में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इट इज अबाउट लैंड एंड जॉब्स दैट कैन बी डन अंडर आर्टिकल 371। आई मेड दैट सजेशन। बेग की बात में एक बीच का रास्ता नजर आता है। माने बिना अनुच्छेद 370 को लागू किए भूमिपुत्रों के लिए जमीन और नौकरियों की सुरक्षा देना जैसी व्यवस्थाएं संविधान के अनुच्छेद 371 में दूसरे राज्यों को मिली हुई हैं। अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने कहा कि गृह मंत्री ने विकास कार्यों का जायजा लिया और प्रधानमंत्री ने तसल्ली से सबको सुना। प्रधानमंत्री ने कहा जो ही डिलिमिटेशन की प्रोसेस खत्म हो जाएगी, इलेक्शंस के लिए नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और उन्होंने लोगों का सुना और जब प्रधानमंत्री लोगों के दुख सुने
तो उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हूं और हमें उम्मीद है कि आगे अच्छा ही होगा। गुलाम नबी आजाद ने पूर्ण राज्य के दर्जे और कश्मीरी पंडितों की वापसी पर बात की। सब पार्टी ने के मांगे, हमारी मांग जो थी वो स्टेटहुड की मांग थी, फुल फ्लैज स्टेटहुड की मांग थी। हमारी मांग इलेक्शन तुरंत कराने की मांग थी स्टेट के। हमारी मांग थी कश्मीरी पंडितों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए और तुरंत कश्मीर वापस लेने का ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें हम सब पॉलिटिकल पार्टीज सरकार की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हम लोगों ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की बात की। हम लोगों ने जो गारंटी सरकार को देनी चाहिए वहाँ की रोजगार की, नौकरी की और ज़मीन की। 370 पे कुछ बात हुई नहीं, वापस लेने की? अधिकतर पार्टियों में ऑलमोस्ट 80% पार्टीज ने उस पर बताया कि भाई अभी कोर्ट के विचाराधीन है और सबड्यूस है। ये बात। भाजपा नेता निर्मल सिंह ने भी बैठक को लेकर अपनी बात रखी। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुल के बातें हुई हैं और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से सारी बातें सुनी हैं और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र, देश की अखंडता के लिए, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए हम सभी जो है इकट्ठे होकर आगे चले, इस प्रकार की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। और जितने भी लोग वहाँ पर थे वो लगभग सारे अपनी अपनी बात रखने के बावजूद भी इस बात पर सभी का कंसेंसस था। नहीं, कोई सभी ने वहाँ के लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए, आने वाले वक्त में इलेक्शंस हों उसके लिए, लोकतंत्र की बहाली हो, इस प्रकार की बात। 70 का मुद्दा भी उठाया गया होगा कि बहाली होनी चाहिए। देखिए अपनी अपनी बात सभी ने रखी है, लेकिन कुल मिला के कंसेंसस जो है यहाँ पर लोकतंत्र प्रक्रिया आगे बढ़े और वहाँ की डेवलपमेंट हो और लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़े, इसके ऊपर कंसेंसस लगभग था। अब आपको सुनाते हैं गुपकार गुट के दो सबसे बड़े घटकों यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ से क्या बयान दिए गए। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। वो यूनियन टेरिटरी जो है वो वहाँ, चाहे वो जम्मू के लोग हों चाहे वो कश्मीर के लोग हों, वो इस यूनियन टेरिटरी को बिल्कुल नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि फौरी तौर जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए और पूरी तरह से रियासत का दर्जा दिया जाए, कोई हाफ हार्टेड स्टेट नहीं। इसमें फुल स्टेटहुड विद JNK कार्डर रिस्टोर्ड टू JNK, not UT cadre, not any other cadre. JNK must be restored its full statehood and must be restored its own independent cadre. देखिए बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त कई तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, बहुत मुश्किल में हैं, बहुत तकलीफ में है। जम्मू कश्मीर के लोग 2019 5 अगस्त के बाद गुस्से में हैं, नाराज हैं, जज्बाती तौर टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए, हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे। तो अब नेताओं के इन बयानों के आधार पर हम मीटिंग को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मीटिंग में नेताओं का एक धड़ा वो था जिसने अनुच्छेद 370 का जिक्र नहीं किया। इसमें बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी और सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस शामिल हैं। इन पार्टियों का रुख ये रहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए फैसले का इंतजार कर लिया जाना चाहिए। यानी बैठक में अनुच्छेद 370 कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। उमर अब्दुल्ला ने भी प्रेस को दिए अपने बयान में ये जरूर कहा कि वो 5 अगस्त 2019 को नहीं मानते और उसमें विशेष दर्जे और पूर्ववर्ती राज्य के बंटवारे का जिक्र भी किया, लेकिन उन्होंने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। हाँ, ये जरूर रेखांकित किया कि परसीमन को लेकर वो बहुत सहज नहीं है। महबूबा ने जरूर अनुच्छेद 370 की मांग जोर शोर से उठाई और ये भी कहा कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, लेकिन उनके जितनी मुखरता और किसी ने नहीं दिखाई और महबूबा ने भी ढेर सारी मांगों के बीच इन दो बिंदुओं का जिक्र किया।
ऐसा लगता नहीं कि इस बात को लेकर बैठक में कोई खास हलचल पैदा हुई होगी। तो बैठक के दो ही बड़े मुद्दे रहे, विधानसभा का चुनाव और राज्य का दर्जा। विधानसभा चुनाव कब होगा, इसके जवाब में सरकार ने कहा कि जब परिसीमन पूरा हो जाएगा। परिसीमन कब पूरा होगा ये सरकार तय नहीं कर सकती, परिसीमन आयोग को तय करना है, यानी इसकी भी सरकार को डेडलाइन देने की जरूरत नहीं पड़ी। और राज्य के दर्जा देने पर भी सरकार के पास कहने को यह है कि जब विधानसभा चुनाव हो जाएगा तब स्टेटहुड पर विचार होगा। माने सरकार ने एक तरह से लकीर खींच दी है कि परिसीमन होगा, फिर चुनाव होंगे और पूर्ण राज्य के दर्जे पर उसके बाद विचार किया जाएगा। लेकिन 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति की कल्पना बेकार है। इस सच्चाई को समझते हुए घाटी के दलों ने भी अपना रुख कुछ नर्म किया है। सरकार और जम्मू कश्मीर के नेताओं की इस पहली बैठक से क्या बदलेगा, किस तरह से इसे देखना चाहिए, जानकारों की राय सुनिए। देखिए, 5 अगस्त 2019 में जब भारत सरकार ने पार्लियामेंट में बिल पास करके 370 और 35 से वो प्रावधान जो कि कश्मीर को एक स्पेशल पावर्स देते थे उसको निरस्त किया, तब से कश्मीर में जनता और भारत सरकार के बीच में एक तरह का एक पॉलिटिकल ब्रेकडाउन था, एक ब्रेकडाउन था जिसको लेकर के काफी समय से संघर्ष चल रहा था। 2 साल का वक्फा करीब बीत चुका है, अगस्त में 2 साल हो जाएंगे। इस पीरियड में डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज के नाम पे डीडीसी वगैरह के चुनाव हुए, मगर वहां कोई असेंबली की बातचीत नहीं थी। इस बातचीत इसको लेकर के सिर्फ कश्मीर में ही परेशानी का सबब नहीं था, विपक्षी डिमांड कर रहे थे। देखिए, भारत की पूरे दुनिया में पहचान एक लोकतांत्रिक देश की है कि वो सत्ता और अपने देश का जो गवर्नेंस है वो चुनावों के जरिए करती है। और कश्मीर को लेकर के जब भी बात उठती थी बाहर विदेशों में, मांग उठती थी पाकिस्तान के द्वारा, तो भारत सरकार ये हमेशा कहती आई कि कश्मीर में चाहे जितनी परेशानी हो लेकिन भारत का आंतरिक मामला है। और क्योंकि इसलिए ये बात साफ दर्शाती है कि देश में जब लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं कश्मीर में, तो कश्मीर के लोग उसमें हिस्सा लेकर के अपने प्रतिनिधि भेजा करते हैं। ये एक हमारा कॉलिंग कार्ड था, ये हमारा एक क्लेम था कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। इसको लेकर के बातें उठ रही थी विदेशों में भी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया 2 साल से करीब से रुकी हुई है। गुपकर अलायंस की तरफ से डिमांड थी कि 5 अगस्त 2019 से पहले जो स्थिति थी, वस्तुस्थिति थी कश्मीर में, वो दोबारा लौटाई जाए। इसको लेकर के लगता था कि सरकार जो कि इस मन में नहीं थी कि दोबारा पुरानी स्थिति को लौटा जाए, एक मतभेद था। ऐसा लग रहा था कि डेडलॉक कभी भी अंत नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री की पहल पे जब ये मीटिंग बुलाई गई, हालांकि शुरू में इसको लेकर के थोड़ी दुविधा थी, लेकिन सबसे बड़ी बात आज की ये हुई कि जितने लोगों को इनविटेशन दिया गया था वो अलग राय के हैं, कश्मीर से हैं, जम्मू से हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस से हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबसे हैं, लेकिन सभी इस बैठक में आए। दूसरा बड़ी बात कि जम्मू एंड कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री, कई पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तमाम पार्टियों के नेता इस बैठक में आए। उन्होंने बात रखी, वो केंद्र सरकार से असहमत थे, लेकिन उन्होंने अपनी बात जम के रखी। उन्होंने कहा कि पुरानी स्थिति दोबारा लौटाई जाए, चुनाव से पहले पूरी तरह से राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाए। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ है उसको पूरा किया जाए, सरकार उस स्थिति को ठीक करे, और वो तब होगी जब पुरानी स्थिति लौटेगी और पूरे राज्य का दर्जा लौटेगा। लेकिन ये बात अभी लंबी चलेगी, ये बात मुश्किल आसान चीज नहीं है। मैं कहूंगा कि बहुत कठिन है डगर झेलम और चेनाब नदी के पनघट की। लेकिन एक बात जो प्रधानमंत्री ने कही कि भारत की सरकार, जो भारत सरकार है, वो कमिटेड है जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली के चुनाव कराने की, वो एक बड़ी बात बोली गई। प्रधान ये भी पक्ष रखा कि पिछले 2 साल में काफी फायदे हुए हैं सरकार के फैसलों के, और अगर सभी पार्टियां डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में जैसे तैयार हैं कि जो डिलिमिटेशन हो रहा है जम्मू कश्मीर में उसका हिस्सा बनेंगी, और डिलिमिटेशन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद चुनाव होंगे। ये 2 बड़े पॉइंट इस मीटिंग से निकल करके आ रहे हैं, और ये कहा जा सकता है कि बातचीत का सौहार्दपूर्ण होना ये बात का द्योतक है कि आगे भी बातचीत होगी, और कश्मीर में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया रुकी हुई है शायद उसकी तरफ सभी दल, केंद्र सरकार और राज्य के गवर्नर वगैरह सब अग्रसर होंगे। ये जो पार्टियां हैं उनकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी कश्मीर में अलग है। ये पार्टियां उस दो डिमांड कि एक, कश्मीर में पुरानी स्थिति लौटाई जाए, 370-35 से बहाल हो और पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, इससे अभी किसी भी तरह से पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि अगर वो उससे पीछे हटती हैं तो उनको पॉलिटिकल नुकसान होगा। इसलिए वो अभी भी अपनी बात पे कायम है, लेकिन सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं,
आगे बातचीत होती रहेगी, ये बात एक पॉजिटिव है। गुपकर अलायंस में आज थोड़े से मतभेद निकल करके आए। उसमें महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, मीटिंग में भी उन्होंने ये बात उठाई, जबकि फारूक अब्दुल्ला जो कि गुपकर अलायंस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भारत से बात करूंगा, भारत के वजीर आजम से, अपने मुल्क से बात करूंगा। ये जो एक डिवाइड है, ये बहुत एक रोचक एलिमेंट है। क्यों कहूंगा? क्योंकि पिछले कुछ सालों में पीडीपी जैसी पार्टी थोड़ी सेपरेटिस्ट और जो कट्टरपंथी वर्ग है कश्मीर में, उनके समर्थन से उनको काफी फायदा हुआ है। और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी को लगा है कि उनके कारण थोड़ी उनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस, जो उनकी पॉलिटिकल अहमियत है, वो कम हो जाएगी। दूसरा, उन्होंने इसीलिए शायद ये सरकार का, केंद्र सरकार की जो लाइन है उससे चले हैं। एक मध्यम पंथ का रास्ता उन्होंने अपनाया है कि हम इस बातचीत में इंटरेस्टेड हैं, हम अभी पाकिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं है। उससे फायदा क्या होता है कि वो नेता हैं इस गुपकर अलायंस के, प्रधानमंत्री और सभी नेता उनसे बैठ के करते रहेंगे। उससे मिडिल लाइन से वो सरकार, केंद्र सरकार के समीप रहेंगे, मीटिंगों में आने के कारण उनका ओहदा, दर्जा बढ़ेगा। और इसलिए शायद फारूक अब्दुल्ला अभी इस बात के पक्ष में नहीं है कि पाकिस्तान जैसे मुद्दे को इस बातचीत के बीच में लाया जाए। तो चुनाव से पहले बात आती है परिसीमन की। परिसीमन का पेज क्या है ये भी समझते हैं। परिसीमन विधानसभा या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव की प्रक्रिया है। अंग्रेजी में इसे डिलिमिटेशन कहते हैं। जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से समय समय पर परिसीमन होता है। मकसद ये होता है कि हर सीट लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व करे। परिसीमन में निर्वाचन क्षेत्र के एरिया में बदलाव किया जाता है, कई बार सीटें भी बढ़ाई जाती हैं। इसके लिए एक परिसीमन आयोग बनता है जो नए निर्वाचन क्षेत्रों का नक्शा तैयार करता है। तो देश के बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी परिसीमन पहले से होता आया है। हालांकि ये बाकी राज्यों से थोड़ा अलग तरह से होता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी बाकी राज्यों से थोड़ा अलग था, क्योंकि इसे विशेष राज्य का दर्जा था। लोकसभा सीटों का परिसीमन भारत के संविधान के हिसाब से होता था और विधानसभा सीटों का परिसीमन जम्मू कश्मीर के संविधान और स्टेट लॉज के हिसाब से। विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 1995 में हुआ था। ये परिसीमन 1981 की जनगणना के आधार पर था। 1991 में उग्रवाद की वजह से जम्मू कश्मीर में जनगणना हो नहीं पाई थी और इसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन नहीं हुआ। बाद में जम्मू कश्मीर विधानसभा ने परिसीमन को 2026 तक रोक दिया। यानी अभी जम्मू कश्मीर में 1981 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बटे हुए हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले की जम्मू कश्मीर राज्य में विधानसभा की 87 सीटें थीं। जम्मू संभाग में 37, कश्मीर में 46 और लद्दाख में 4। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए 24 सीटें रिजर्व थीं। लद्दाख को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 114 सीटें रखी गई हैं, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हैं। सीटें बढ़ाई गई हैं, मतलब परिसीमन जरूरी है और अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया है। यानी अब जम्मू कश्मीर विधानसभा का परिसीमन भी भारतीय संविधान के हिसाब से होगा। इसके लिए 6 मार्च 2020 को सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई परिसीमन आयोग के अध्यक्ष हैं। इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा इसके पदेन सदस्य हैं। परिसीमन आयोग में चुने हुए प्रतिनिधि भी शामिल किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के 5 सांसद इस परिसीमन आयोग के सदस्य हैं। इसमें 3 सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी और अकबर लोन। इसके अलावा बीजेपी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा। परिसीमन आयोग को 1 साल का वक्त दिया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से ज्यादा काम नहीं हो पाया और इसे 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। बुधवार को ही खबर आई थी कि परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के सभी जिला अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, उनसे आबादी और एरिया का डेटा मांगा है, लोगों के किस तरह के मुद्दे हैं, क्या परेशानियां हैं, इसकी जानकारी मांगी है। इसके बाद परिसीमन आयोग एक एक करके राजनीतिक पार्टियों से भी बात करेगा। अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद परिसीमन आयोग की बैठकों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये स्टैंड 24 वाली मीटिंग से पहले का है। अब हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस परिसीमन में सहयोग करे। यह भी हो सकता है कि जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन की सीटें लगभग बराबर हो जाएं। जम्मू इलाके की हमेशा ये शिकायत रही कि उनका विधानसभा में प्रतिनिधित्व कम होता है। बीजेपी का भी जम्मू के रीजन में सीटें बढ़ाने पर जोर रहा है, इसलिए बीजेपी का परिसीमन पर भी जोर रहा है। जम्मू कश्मीर में सीटें बढ़ाई भी गई हैं। अब ये देखना है कि सीटें किस तरफ ज्यादा बढ़ती हैं। बीजेपी जम्मू बेस्ड पार्टी है, इसलिए जम्मू की सीटें बढ़ने से बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने का अपने दम सपना भी देख सकती है। तो परिसीमन को लेकर कैलकुलेशन चल रही है। हालांकि परिसीमन का काम पूरा होना
इसमें अभी वक्त लगेगा। परसीमन आयोग एक बार पूरा मसौदा तैयार कर लेगा तो उसे जनता के सुझाव और आपत्तियों के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। फिर उन सुझावों, आपत्तियों और जनता की शिकायतों को ध्यान में रखकर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद विधानसभा क्षेत्रवार मतदाता सूची अपडेट की जाएगी। दिवंगत मतदाताओं के नाम हटाना, नए मतदाताओं के नाम जोड़कर फाइनल वोटर लिस्ट बनाना, फिर इसका पब्लिकेशन करना, इस पूरी प्रक्रिया में लंबा वक्त लग सकता है। तो परिसीमन होगा, विधानसभा का चुनाव होगा और राज्य का दर्जा भी वापस मिलेगा। ऐसे कई चरण अभी जम्मू कश्मीर के भविष्य के साथ जुड़े होंगे। आज की प्रधानमंत्री के साथ बैठक इस तरफ एक कदम है। उम्मीद है ऐसी और भी बैठकें होती रहेंगी, होनी भी चाहिए। पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी लोकतंत्र फलना फूलना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, किसी भी चिन्ह के साथ हो, मुख्यमंत्री कोई भी बने, ये मायने नहीं रखता। जरूरी ये है जम्मू कश्मीर में आवाम का चुना हुआ मुख्यमंत्री हो। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।